नमस्कार विद्यार्थियों, रिजल्ट गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर बैठकर बड़े मजे से रिजल्ट गुरु परिवार के साथ अपने सपने को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारों, चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा हो रही थी और इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने राजस्थान के प्रमुख जो महल थे, उन राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में चर्चा की थी। तो राजस्थान की स्थापत्य कला देख रहे थे और राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर हम लोगों ने राजस्थान के दुर्ग पढ़ लिए, राजस्थान के महल पढ़ लिए और राजस्थान के महलों के बाद अब हमारे दो टॉपिक बचते हैं, छतरियां और हवेलियां। तो छतरियों और हवेलियों में से अब हम जो पहले चर्चा करने जा रहे हैं वो पहले चर्चा करने जा रहे हैं इन छतरियों के बारे में। अब प्यारों, छतरियों के बारे में चर्चा करें तो आपके दिमाग के अंदर सीधा सा एक प्रश्न आता होगा, और जो दिमाग के अंदर प्रश्न उठ रहा है वो दिमाग के अंदर प्रश्न क्या उठ रहा है? वो दिमाग के अंदर प्रश्न यही आता है कि सर, ये जो छतरियां हैं वो छतरियां क्या होती है, किसको कहा जाता है ये छतरियां? तो इन राजस्थान के अंदर ये जो छतरियां हैं, इन छतरियों के बारे में हम लोग चर्चा करें तो छतरियां हैं क्या। सबसे पहले तो हम लोगों को जानना होगा आखिर ये जो छतरी है, ये छतरी होती क्या है, छतरी किसको कहते हैं और छतरी किसको कहते हैं। छतरी के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे ये छतरी किसके पीछे बनती है, उन सबके बारे में। छतरी छतरी क्या है? तो देखो, सीधा सा हम लोगों को अर्थ देखने को मिलता है, किसी की मृत्यु के पीछे अंतिम संस्कार वाले स्थल पर बनाई गई छतरीनुमा इमारत उसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा छतरी। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा छतरी। यानी सीधा सीधा इसका अर्थ देखें तो सीधा सीधा अर्थ क्या दिखता है? किसी शासक की या किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जिस जगह पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, और कहीं पर नहीं, अंतिम संस्कार होगा बस उसी जगह पर, वहां पीछे उसकी स्मृति में कोई इमारत बनाई गई है, उसके पीछे कोई इमारत का निर्माण किया गया, वो छतरी कहलाती है। लेकिन हम लोग बात करें, एक शब्द मिलता है हम लोगों को, स्मारक। ये स्मारक क्या होता है? तो स्मारक में हम लोगों को याद क्या रखना होगा? तो स्मारक के अंदर हम लोगों को याद रखना पड़ता है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी स्मृति में कहीं पर भी कोई चीज बनाई जाए। अब जैसे मृत्यु कहीं और हुई है, अंतिम संस्कार कहीं और हुआ है, जैसे दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी तो बनी हुई उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के किनारे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ का स्मारक जो है वो स्मारक बना हुआ है जोधपुर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? ये होगा मृत व्यक्ति की याद में निर्मित इमारत, या वो क्या कहलाएगा? वो स्मारक कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्मारक कहा जाता है। तो अब राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में बात करें, यानी जो शासक थे, प्रमुख व्यक्ति थे, जिनके मरने के बाद उनकी स्मृति में जो निर्माण कार्य हुआ, उस निर्माण कार्य के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे जसवंतहड़ा के बारे में। कहां पर स्थित है ये जसवंतहड़ा? तो ये जसवंतहड़ा स्थित है जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। देखो, वैसे तो जोधपुर राज परिवार की जो अंतिम संस्कार का स्थल है वो है बालसमंद मंडोर। कहां है? बालसमंद मंडोर। मंडोर के अंदर भी छतरियां बनी, प्रारंभिक शासकों की, गुर्जर प्रतिहारों की, कई सारे शासकों की, फिर बालसमंद मंडोर के अंदर रहा। लेकिन वर्तमान में जोधपुर परिवार का जो राजकीय शमशान घाट है, शाही शमशान घाट जिसको हम कह सकते हैं, जोधपुर राज परिवार का शाही शमशान घाट, और जोधपुर राज परिवार का शाही शमशान घाट वर्तमान के अंदर है, वो कौन सा है? वो है जसवंतहड़ा। लेकिन यहां ये जो इमारत देखने को मिलती है, इस इमारत को क्या कहा जाता है? इसको जसवंतहड़ा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जसवंतहड़ा कहा जाता है। किसके अंतिम संस्कार के अंदर, यानी किसकी स्मृति में बना है? इसको किसकी याद के अंदर बनाया गया है? तो यहां हम लोग स्मृति देखें तो किसकी स्मृति देखने को मिलती है? तो यहां हम लोगों को देखने को मिलती है जोधपुर के जो 32वें शासक हुए थे, जसवंत सिंह द्वितीय,
और जसवंत सिंह द्वितीय के मरने के बाद जसवंत सिंह द्वितीय का जहां अंतिम संस्कार किया है वहां पर बनाया गया है। इसका निर्माण किसने करवाया? अब निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण कौन करवा रहा है? तो निर्माण जसवंत सिंह जी तो शायद ही करवाएंगे। जसवंत सिंह जी के मरने के बाद बनी है तो उनके कोई ना कोई वंशज बनाएंगे। तो वंशज में कौन बना रहा है? तो निर्माण कर रहा है इनका बेटा। और इनके बेटे का नाम क्या है? तो इनके बेटे के बारे में हम बात करें तो इनके बेटे का नाम मिलता है हम लोगों को महाराजा सरदार सिंह। क्या नाम मिलता है? इनके बेटे का नाम मिलता है हम लोगों को महाराजा सरदार सिंह। और महाराजा सरदार सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया है। अब यहां हम बात करें तो ये है किससे बनी हुई? तो ये सफेद संगमरमर से बनी हुई है। किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से निर्मित है। और इसके बारे में बात करें तो इसका उपनाम क्या है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखना, क्योंकि जो सबसे प्रमुख प्रश्न आ रहा है वो सबसे प्रमुख प्रश्न ही यही आ रहा है कि इसका उपनाम क्या है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा राजस्थान का ताजमहल। या इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा मारवाड़ का ताजमहल। और दूसरा नाम क्या होगा? और दूसरा नाम होगा इसका मारवाड़ का ताजमहल। अब देखो ये दो नाम हो गए। अब आपको राजस्थान के अंदर और कई सारे ताजमहल देखने को मिलते हैं। वस्त्र ताजमहल, कांठल का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल, है ना, शेखावटी का ताजमहल, पूरा का पूरा इससे संबंधित एक इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। और वो भी ट्रिक के साथ, वो भी ट्रिक के साथ। तो जरूर आप लोगों को क्या करना चाहिए? उस ट्रिक के साथ बने हुए वीडियो का उपयोग भी करना चाहिए, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर आपकी वो मदद कर सके, आपको इस राजस्थान के ताजमहल से संबंधित जो कंफ्यूजन है उस उलझनों को क्या कर सके? दूर कर सके। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करें तो हम लोगों को आगे देखने को मिलती है श्रृंगार चंवरी की छतरी। अब ये जो श्रृंगार चंवरी की छतरी है ये किसी के पीछे नहीं बनाई गई है। इसका निर्माण किसी के पीछे नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग देखें ये श्रृंगार चंवरी की छतरी है कहां पर? तो ये बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर बनी हुई है? तो ये छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई इस छतरी के बारे में क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि ये जो छतरी है ये बनी गई है महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी श्रृंगार देवी, पुत्री श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी का क्या है? ये श्रृंगार देवी का है विवाह मंडप। श्रृंगार देवी का क्या है? श्रृंगार देवी का है ये विवाह मंडप। यहां पर क्या है? श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था। हमारे यहाँ विवाहों के अंदर जो फेरे होते हैं और वो फेरे जो है वो फेरे इसी के अंदर हुए थे। अब भाई देखो हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, मटकियां ले आते हैं, 4 मटकियां रख देते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे बना लेते हैं और फिर उसको सजा कर क्या करते हैं, इसके नीचे फेरे ले जाते। वो राजा महाराजा थे और राजा महाराजा थे, उनका रुतबा ही कुछ और था। तो उन्होंने तो क्या किया, पूरा का पूरा एक छतरी नुमा आकार बना दिया और उस पूरी ऐसी मंडप बना दी, ऐसी चंवरी बना दी कि वो चंवरी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई, फिक्स हो गई। चंवरी किसको कहते हैं? जहां पर फेरे होते हैं लड़की के, उसको चंवरी कहा जाता है। इसके अंदर स्तंभ कितने हैं? 4 खंबे हैं। 4 खंभों की है। कितनों की है? 4 खंभों की है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको कुछ और मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ना ये तो क्या है, जैन मंदिर है। और जैन मंदिर में किसका है? तो जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर देखते, इसका नाम है शांतिनाथ जी। जिनका नाम क्या है? शांतिनाथ जी। तो इन शांतिनाथ जी का मंदिर ये बताया जाता है। और शांतिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करने वाला कौन है? तो शांतिनाथ जी के मंदिर के निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम देखें तो हम लोगों को उसका नाम मिलता है बेलका। क्या नाम मिलता है? बेलका। इस बेलका ने क्या किया है? इस बेलका ने 1498 से लेकर 1448 से लेकर 1449 तक 48 से लेकर 1449 तक इस श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया, जो एक जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है। यानी देखें तो ये धर्म निरपेक्षता है। इसके अंदर हमको जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, इसके अंदर हमको हिंदू धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर बात करें तो अगली आ जाती है हमारे पास में गोराधाई की छतरी। गोराधाई की छतरी, सर ये गोराधाई कौन थी? गोराधाई कौन थी? सबसे पहले तो देखो गोराधाई की छतरी है कहां पर? तो गोराधाई की छतरी है जोधपुर के अंदर। गोराधाई की छतरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। पन्नाधाई का नाम तो खूब सुनते हैं लेकिन गोराधाई का नाम सुना नहीं है। ये देख लो, ये है गोराधाई की छतरी और कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। अब हमारे पास में प्रश्न बनता है कि आखिर ये जो गोराधाई है
ये गोराधाई कौन है? तो इन्होंने किसकी रक्षा की है? तो गोराधाई ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा करने का कार्य किया। जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है जमरूद, और जमरूद के अंदर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई 1678 के अंदर। अब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद अब इधर अजीत सिंह का करना चाहता है धर्म परिवर्तन। अजीत सिंह उस समय बहुत छोटे थे, ये बहुत छोटे थे। और इधर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब क्या करना चाहता है? औरंगजेब करना चाहता है इनका धर्म परिवर्तन, इनको मुसलमान बनाना चाहता है और इनको खत्म करना चाहता है ताकि जसवंत सिंह जी का पूरा वंश खत्म हो जाए। लेकिन इधर जसवंत सिंह जी के एक सेनापति थे, और इनके सेनापति का नाम क्या था? इनके सेनापति का नाम था दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था? दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ की सूझबूझ से और गोराधाई के त्याग से अजीत सिंह को सुरक्षित क्या किया जाता है? सिरोही पहुंचा दिया जाता है। सिरोही की कालंदरी के अंदर पहुंचा दिया था, जहां इनका पालन पोषण होता है, जहां इनको सुरक्षित रखा जाता है, और वहीं पर ये बड़े होते हैं। बाद में ये औरंगजेब के मरने के बाद 1707 के अंदर ये क्या होंगे? मारवाड़ के अंदर आते हैं। तो याद रखना, यहां पर हम लोगों को अजीत सिंह याद रखना है। तो इसीलिए ये जो गोराधाई है, इन गोराधाई को क्या कहा जाता है? इन गोराधाई को पन्नाधाई के त्याग से जोड़ा जाता, उनसे तुलना की जाती है, और इनको कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाई। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधाई। जिस तरह से पन्नाधाई ने उदय सिंह की रक्षा की, अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया, बनवीर से उदय सिंह को बचा लिया, ठीक ऐसे ही इस गोराधाई ने भी क्या किया? अपने बेटे को देकर अजीत सिंह की क्या कर ली है? रक्षा कर ली है। इसलिए इसको मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास में आती है बंजारों की छतरी। अब बंजारों की छतरी कहां भैया? तो बंजारों की छतरी के बारे में बात करें तो ये हम लोगों को देखने को मिलती है दौसा के अंदर एक जगह है लालसोट। कौन सी जगह है? लालसोट। और कहां है लालसोट? तो लालसोट देखने को मिलता है दौसा के अंदर। कब बनी है ये छतरी? तो इस छतरी के निर्माण के बारे में बात करें, इसका निर्माण कब हुआ है? तो इस छतरी के निर्माण के बारे में याद रखना, इसका निर्माण किया गया है 6ठी शताब्दी के अंदर। कब किया गया है? 6ठी शताब्दी के अंदर किया गया है। अब देखो, अधिकांश छतरियों के अंदर आप लोगों को खंबे या हम कहें तो स्तंभ से सवाल पूछा जाता है, और खंबे और स्तंभ से सवाल पूछा जाता है तो ये जो छतरी है वो कितने खंभों की है, कितने स्तंभों की है? तो एक ही चीज याद रखनी है, कितने स्तंभ इसके अंदर? 6। शताब्दी कौन सी? 6ठी। खंबे कितने? 6। तो दोनों के अंदर हम लोगों को क्या है? 6 नजर आ रहा है। तो 6 ही तो खंबे है लालसोट के अंदर, दौसा, लालसोट दौसा के अंदर, और 6 यहाँ पर क्या है? हम लोगों को शताब्दी नजर आ रही है। ठीक है। फिर हम चलें तो आ जाती है राणा सांगा की छतरी। किसकी छतरी आती है? राणा सांगा की छतरी। अब राणा सांगा की छतरी के बारे में बात करें तो हम लोगों के कई सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले हम बात करें राणा सांगा। इधर हम लोगों को एक युद्ध का नाम देखने को मिलता है। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? फटाफट कमेंट्स करके बताओ। खानवा का युद्ध जो था वो खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हो रहा है और कब हो रहा है? खानवा का युद्ध कब हुआ, वह किसके मध्य हुआ? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, और जल्दी बताइए। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध देखें तो हम लोगों को समय मिलता है 16 मार्च 1527, और 16 मार्च 1527 की बात करें तो इसमें दो तरफ, एक तरफ तो आ जाते हैं राणा सांगा, और दूसरी तरफ कौन आ गया है? दूसरी तरफ आ गया है बाबर। इस युद्ध में राणा सांगा के लग गया है तीर, और तीर लगने से ये हो जाते हैं घायल। इनके सैनिक इनको युद्ध भूमि से क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं, और बाहर ले जाने के बाद दौसा के अंदर क्या किया जाता है? दौसा के अंदर किया जाता है इनका उपचार। दौसा के अंदर उपचार किया गया है। अब इन्होंने कसम खा ली है कि जब तक मैं वापस बाबर को हरा न दूं, मैं अपनी मातृभूमि के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। भाई ठीक है, कसम खाली तो खाली, इनको कौन रोकने वाला? घाघरून का युद्ध लड़ा जाता उसके अगले साल। अब राणा सांगा हो गए हैं घायल।
अब राणा सांगा घायल हो गए हैं, लेकिन वो प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा तो निभानी है, हमको युद्ध करना है। तो ऐसे में अब राणा सांगा के विश्वसनीय जो साथ में सरदार थे, वो राणा सांगा को तंग आकर दे देते हैं जहर। क्या करते हैं? जहर दे देते हैं, और उससे हो जाती है राणा सांगा की मृत्यु। अब जल्दी बताओ, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? बताइए, राणा सांगा की जो मृत्यु है, सांगा की मृत्यु कब हो रही है? तो 1527 के अंदर घायल हुए, और 1527 के अंदर घायल हुए, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बात करें तो 30 जनवरी 1528, 1528 इनको क्या कर दिया गया है? जहर खिला दिया गया, और भोजन के अंदर जहर दे दिया, और जहर देने से हो गई है राणा सांगा की मृत्यु। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु हो गई है। अब राणा सांगा की मृत्यु हुई, अब राणा सांगा की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करना है। तो अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा? तो जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा वहीं पर क्या की जाएगी? छतरी बनाई जाएगी। तो मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हुआ, तो छतरी कहां बनी हुई? राणा सांगा की। अब राणा सांगा की छतरी याद रखना, ना चित्तौड़ के अंदर बनी हुई, ना दौसा के अंदर बनी हुई है। इनकी छतरी कहां बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ के अंदर। कहां पर बनी हुई है? मांडलगढ़ के अंदर। और मांडलगढ़ कहां है? तो मांडलगढ़ याद रखना, ये कहां है? ये भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ कहां है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहां है मांडलगढ़? भीलवाड़ा के अंदर है। इस छतरी का निर्माण किसने किया? इस छतरी को बनाया किसने? इसका निर्माण करने वालों का नाम क्या है? तो निर्माण करने वालों का नाम देखें तो इसका निर्माण मिलता है हम लोगों को अशोक परमार। क्या नाम मिलता है? अशोक परमार। अब यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सोच दोगे भाई राणा सांगा के मरने के बाद राणा सांगा किसी बेटे ने बनाया होगा, उदय सिंह ने बना दिया होगा। ना, उदय सिंह ने नहीं बनाया। किसने बनाया है? अशोक परमार के द्वारा क्या किया जा रहा है? इस छतरी का निर्माण करवाया जा रहा है। अब फिर आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर जो खंबे हैं वो खंबे कितने, कितने खंभों की छतरी है? खंभों की संख्या कितनी है? इस छतरी के खंभों की कुल संख्या कितनी है? खंभों की हर छतरी की संख्या याद रखना। तो यहां पर हम बात करें राणा सांगा की छतरी, ये है 8 खंभों वाली। कितनी है? 8 खंभों वाली है। कितनी खंभों की है? 8 खंभों की हम लोगों को राणा सांगा की छतरी देखने को मिलती है। अब राणा सांगा के बाद हम बात करें रैदास जी के बारे में। कौन है भाई रैदास जी? तो सबसे पहले तो रैदास जी के बारे में जान लो। ये कौन है? ये है मीराबाई के, मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु। मीराबाई ने उनको क्या कर लिया? अपना गुरु बना लिया। अब मीराबाई के गुरु है तो मीराबाई इनको अपने पास में चित्तौड़ बुलाएगी, और चित्तौड़ के अंदर ही रैदास जी की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। तो रैदास जी की जो छतरी बनी हुई है, वो रैदास जी की छतरी किस जगह पर बनी हुई है? तो याद रखना, इनकी छतरी कहां है? इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कहां? जहां अभी हम लोगों ने श्रृंगार कुंवरी की छतरी पड़ी, श्रृंगार चंवरी पड़ी, श्रृंगार चंवरी, और श्रृंगार चंवरी के पास कहां है? श्रृंगार देवी की जो चंवरी थी, वो श्रृंगार देवी की चंवरी के पास में चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रैदास जी की छतरी बनी हुई है। इससे भी प्रश्न बनता है, इसमें खंबे कितने हैं? इसमें खंबे कितने हैं? कितने स्तंभ लगे हुए हैं? बताइए कितने स्तंभ है? तो यहां पर भी स्तंभ याद रखना। खंबे कितने हैं? 8 खंबे। यहां पर कितने खंबे देखने को मिलते हैं? 8 खंबे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आती है नेड़ा की छतरियां। किसकी आती है? नेड़ा की छतरियां। अब देखो नेड़ा की छतरियां हैं। उन नेड़ा की छतरियों को हम लोग देखें तो हम लोगों को ये कहां देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है अलवर के अंदर। कहां स्थित है ये स्थित है अलवर के अंदर। अब अलवर में स्थित है। अलवर में कहां पर? तो अलवर के अंदर एक जगह देखने को मिलती है हम लोगों को, कौन सी? सरिस्का। कौन सी जगह? सरिस्का। तो सरिस्का के पास में क्या है? पूरा का पूरा जंगली क्षेत्र है। वहां पर क्या है? पूरा का पूरा जंगली क्षेत्र है। और इस जंगली क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो इसी जंगली क्षेत्र के अंदर हम लोगों को एक जगह मिलती है। जगह का नाम क्या है? नेड़ा अंचल। नेड़ा अंचल। और इस नेड़ा गांव के अंदर कई सारी छतरियां बनी हुई है। और इन छतरियों की बात करें, इनकी विशेषता की बात करें तो इनकी विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता के अंदर याद रखना, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, उन भगवान विष्णु के 10 अवतार का चित्रण जो है, वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण हम लोगों को इन छतरियों के अंदर देखने को मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण इन छतरियों में
देखने को मिलता है। फिर बात करें हम नंबर 2 के बारे में। अब नंबर 2 के बारे में बात करें तो इन छतरियों के अंदर कई सारी छतरियां हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध छतरी कौन सी है? इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध छतरी, तो इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध छतरी कौन सी है? तो इसमें याद रखना हमको प्रसिद्ध छतरी देखने को मिलती है मिश्र जी की छतरी। किसकी छतरी देखने को मिलती है? मिश्र जी की छतरी। और ये मिश्र जी की छतरी है, कितने खंभों की है? 8 खंभों की है। ये कितने खंभों की छतरी है? तो ये हम लोगों को 8 खंभों की छतरी के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है भाई, अगली बात करो, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी। ये उड़ना राजकुमार है कौन भाई? किसका बेटा है उड़ना राजकुमार? जल्दी बताओ, किसका बेटा और किसका भाई है? राणा सांगा का भाई है। किसका भाई है ये? सांगा का भाई है। किसका भाई मिले है ये? सांगा का भाई है। किसका बेटा है? रायमल का बेटा है। अब ध्यान देना, ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज जो है, इसकी मृत्यु कैसे होती है? ये जालोर गया है अपने जीजा जी के पास में, और इसके जीजा जी ने क्या कर दिया है? इसके जीजा ने दे दिया है इसको भोजन के अंदर जहर, और जीजा ने जहर दिया, और जीजा ने जहर देने से इसकी क्या हो रही है? जीजा के जहर देने से उसकी हो रही है मृत्यु। ये वही उड़ना राजकुमार है जिसकी पत्नी, और पत्नी का नाम क्या था? तारा, और इसी तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम क्या रख दिया गया? तारागढ़। तारागढ़ अजमेर के अंदर, क्योंकि इसके पिता ने क्या कर दिया था? इसको अजमेर की जागीर दे दी थी। भाइयों के बीच में बन नहीं थी, भाइयों के बीच में तो अनबन थी। तो अब इसकी मृत्यु होती है, और इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो छतरी बन रही है, वो छतरी कहां बन रही है? वो छतरी बन रही है हम लोगों को देखने को मिलती है जो कुंभलगढ़ किला है, उस कुंभलगढ़ के किले के अंदर। ठीक है, तो इसकी छतरी कहां देखने को मिलती है? इसकी छतरी देखने को मिल रही है हम लोगों को कुंभलगढ़ के अंदर। कहां पर देखने को मिलती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। वेरी गुड, कमेंट्स करते रहना भाई साथ साथ में। कहां पर मिल रही है इसकी छतरी? इसकी छतरी मिल रही है हम लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ के किले के अंदर, जिसकी हम लोग देखते हैं सबसे अधिक दीवार लंबी है। कितनी? 32 किलोमीटर। तो यहां पर हम लोगों को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इसकी छतरी कहां पर है? इसकी छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? तो ये है राजसमंद में। कुंभलगढ़ का किला कहां है? तो कुंभलगढ़ किला देखने को मिलता है हम लोगों को राजसमंद में। अब हम बात करें इस छतरी की विशेषता के बारे में। इस छतरी की क्या क्या विशेषता है? इस छतरी की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो छतरी की प्रमुख विशेषता देखना तो बताया गया है, इस पर विभिन्न नारियों के चित्रों का अंकन किया गया है। कई प्रकार की नारियां जो है, उन नारियों के क्या है? यहां पर चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें कुल कितने खंबे हैं? 12 खंबे हैं। इसमें कुल खंबे कितने होंगे? तो इसमें खंबे याद रखिए, कितने खंबे हैं? 12 खंबे यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमको देखने को मिलती है सिंघवियों की छतरी। किसकी छतरी मिलती है? सिंघवियों की छतरी। अब सिंघवियों की छतरी जो है, वो सिंघवियों की छतरी कहां पर बनी हुई है? बताओ, ये जो सिंघवियों की छतरी है, वो सिंघवियों की छतरी है कहां पर? बताइए, बताइए जी। सिंघवियों की छतरी, सिंघवियों की छतरी कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। क्यों भाई जोधपुर के अंदर कैसे छतरी? इस छतरी का जोधपुर से क्या लेना देना है? तो याद रखना, ये सिंघवी है कौन? सबसे पहले तो इनको जानो, ये सिंघवी है कौन? तो इनका पूरा नाम देखें तो पूरा नाम मिलता है हम लोगों को सिंघवी अखीराज। सिंघवी अखीराज कौन है भाई सिंघवी अखीराज? तो बताया गया है ये जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक भीम सिंह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? जोधपुर के शासक जो भीम सिंह जी है, उन जोधपुर के शासक भीम सिंह जी के ये सेनापति।
कितने खंभों की छतरी बनी हुई है यहाँ पर? 20 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? तो हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ पर 20 खंभों की छतरी नजर आती है। टोटल इस छतरी के अंदर खंभे कितने हैं? तो इस छतरी के अंदर हम लोगों को कुल 20 खंभे नजर आते हैं। टोटल कितने खंभे नजर आते हैं? 20 खंभों की छतरी। अब देखो, हम आपसे और पूछा जाए तो जोधपुर के अंदर ही हम लोग देखें तो हमको नाम मिलता है आहड़ा हिंगोला। आहड़ा हिंगोला। तो आहड़ा हिंगोला की जो छतरी है वो आहड़ा हिंगोला की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर की छतरियों की बात करें ना तो हम लोगों को देखने को मिलती है, ये भी कहां है? जोधपुर के अंदर। ये भी कहां है? जोधपुर के अंदर। या आप लोगों से पूछ लिया जाए जैसलमेर रानी की छतरी कहां पर है? जैसलमेर रानी। तो जैसलमेर रानी की छतरी कहां है? ये भी हम लोगों को जोधपुर के अंदर देखने को मिलती है। फिर हम बात करें, हमारे पास में आती है अमर सिंह की छतरी। किसकी आती है? अमर सिंह की छतरी। अब अमर सिंह की छतरी कहां पर है? अमर सिंह की छतरी, ये भी जोधपुर के ही थे। ये भी किसके, कहां के थे? जोधपुर के ही थे। और बताओ अमर सिंह की छतरी कहां है? मालदेव के पुत्र हैं ये भी। बताओ, जोधपुर के अंदर है इनकी छतरी। बताओ कहां पर है? इनकी छतरी है नागौर के अंदर। कहां पर है इनकी छतरी? इनकी छतरी है नागौर के अंदर। अब नागौर के अंदर इनकी छतरी है किनकी? अमर सिंह राठौड़ की। और कहां पर है? जो नागौर का किला है उस नागौर दुर्ग में। कहां पर मिलेगी इनकी छतरी? नागौर का जो किला है वो नागौर के किले के अंदर स्थित है। क्यों भाई? अमर सिंह नागौर क्या कर रहे हैं? तो इनको मारवाड़ के अंदर ही नागौर आता था और इनके पिता ने इनको क्या कर दिया? नागौर का जो शासक था वो नागौर का शासक इनको सौंप दिया। अमर सिंह के बारे में बात करें, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कटारा धनी। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कटारा धनी। अमर सिंह राठौड़। अब आपको याद क्या रखना होगा? अब याद रखना होगा शाहजहां से भिड़ गए। किसे भिड़ गए? शाहजहां से भिड़ गए। क्यों भाई? शाहजहां से क्यों भिड़ गए? क्यों भिड़ गए? तो इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है गज सिंह। पिता का नाम क्या है? गज सिंह। अब गज सिंह प्रथम, गज सिंह दो नहीं, गज सिंह प्रथम, गज सिंह प्रथम। अब गज सिंह प्रथम तो इनके पिताजी थे। अब पिताजी का दासी के साथ में झुकाव ज्यादा है और पिताजी का दासी के साथ में झुकाव ज्यादा है, तो ऐसे में जसवंत सिंह और ये दोनों भाई है। जसवंत सिंह और ये दोनों क्या है? भाई है। तो पिताजी का क्या था? दासी के साथ झुकाव ज्यादा था। तो दासी के अमर सिंह के गुस्से का बड़ा तेज स्वभाव था। तो दासी ने कहा इसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो ये तो चले गए हैं मुगलों के पास में। ये तो कहां चले गए? मुगलों के पास में चले गए। और मुगलों के पास में गए और मुगलों के पास में जाने के बाद इनको क्या कर दिया गया है? शाहजहां के दरबार के अंदर नियुक्त कर दिया गया। एक दिन शाहजहां ने पूछा, भाई काफी दिन हो गए गज सिंह नहीं, ये अमर सिंह नहीं आए, अमर सिंह कहाँ है? अपने साले सलामत खां को भेजा, जा सलामत खां पता करके आ। अब सलामत खान ने कहा, अरे तू कहाँ था इतने दिन, आया क्यों नहीं? उसने कहा जा चुपचाप काम कर अपना, मैं आया नहीं आया तुझे बताऊंगा क्या, क्यों नहीं आया, चल यहाँ से, भाग यहाँ से। सलामत खां को भगा दिया। दूसरे दिन गज सिंह आए, दूसरे दिन अमर सिंह आए और इधर शाहजहां के सामने बोला, शाहजहां का शाला सलामत खां, देखिए हुजूर ये गंवार आ गया। अब जैसे ही का ये गंवार आ गया, अमर सिंह को क्रोध आया और अमर सिंह ने निकाली अपनी कटार और कटार निकालकर उसी समय दरबार के अंदर क्या कर दिया? सलावत खां के सीने के अंदर घूपकर उसी समय उसको मार दिया। शाहजहां के पीछे भागा और शाहजहां बेचारा प्राण बचाकर उस समय जो हरम था, रनिवास था, रानियों के, बेगमों के रहने की जगह थी, उसमें जाके छुप जाता, अपने प्राणों की रक्षा करता है। लेकिन हमारे राजपूत शासकों की मर्यादा देखना, वो पीछे पीछे नहीं गए, वो पीछे पीछे उस हरम के अंदर नहीं गए। क्यों? क्योंकि मर्यादा थी, अनुशासन था, डिसिप्लिन था। वहां औरतों के बीच में कहां जाना, नहीं जाएंगे और चुपचाप वापस आ जाते हैं, चुपचाप वापस आ जाते हैं। इतना क्रोधित स्वभाव इनका। तो इनको दे दी जाती है जोधपुर की शासक। इनको क्या किया जाता है? नागौर का शासक बनाया जाता है। और नागौर के अंदर ही क्या है? इनकी छतरी बनी हुई है। नागौर के अंदर छतरी बनी। कितने खंभों की छतरी है? 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 16 खंभों की छतरी है। तो अमर सिंह का नाम याद रखना, क्या कहा जाता है इनको? कटार का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटार का धनी कहा जाता है। और जिस फाटक को तोड़कर वो दिल्ली के लाल किले में से निकले, वहां लाल किले के अंदर एक फाटक बनी हुई है और लाल किले का एक दरवाजा है। वो लाल किले का दरवाजा क्या कहलाता है? उस दरवाजे का नाम है अमर सिंह फाटक। आज भी इसको क्या बोलते हैं? अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह फाटक उसको कहते हैं। चलिए आगे देखें। अब आती है मामा भांजा की छतरी। ये मामा भांजा की छतरी कहाँ है? ये मामा भांजा की छतरी के बारे में बात करें, ये भी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये भी स्थित है जोधपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया भाई? निर्माण करवाने वाले शासक कौन है?
तो इसके निर्माण कराने वाले शासक की बात करें तो निर्माण करने वाले शासक में नाम किसका आ जाता है? अजित सिंह का आ जाता है। किसका नाम आएगा? अजित सिंह का नाम आएगा। इसके अन्य नाम देखें, अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम, तो अन्य नाम याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धन्ना भीमा की छतरी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है धन्ना भीमा की छतरी। स्तंभ कितने हैं टोटल? खंबे कितने हैं? तो इसके अंदर 10 खंबे देखने को मिलते हैं। कितने खंबे इसके अंदर? तो इसके अंदर कुल हमको 10 खंबे देखने को मिलते हैं। अब ये जो मामा भांजा शब्द आया है, इस मामा भांजा से कई सारे सवाल और बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं? अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए? मामा भांजा की मजार कहां है? मामा भांजा की मजार कहां है? तो जवाब क्या देखो, या आपसे पूछ लिया जाए मामा भांजा का मंदिर कहां है? मामा भांजा का मंदिर कहां है? तो क्या जवाब दोगे भाई? मजार पूछ लिया जाए या मंदिर पूछ लिया जाए? मजार की बात करें तो मजार कहां है? मजार तो है पल्लू हनुमानगढ़। कहां पर है? पल्लू हनुमानगढ़। और मंदिर का पूछ लिया जाए तो मंदिर कहां है? मंदिर है अटरू बारा में। मंदिर कहां है? तो मंदिर है अटरू बारा में। तो प्यारों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो बची हुई चर्चा है उनके बारे में हम लोग हमारी अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप दीजिए मुझे अनुमति, मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राधे राधे।